गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक डेमोक्रेसी लिखा हुआ है। अभी हमें स्टेट कवर करना था बट इट्स ओके। पहले एक लेसन में कुछ प्रॉब्लम थी ना, जिसमें पावर में हमारा उस दिन चल नहीं रहा था, तो मैंने रीस्केड्यूल कराया था पावर का क्लास। लेट मी सी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। हाय शिफा, हाउ आर यू? आपने पुराने बैकलॉग्स कवर कर लिए? गुड आफ्टरनून खुशी। हाय उमंग। अच्छा उमंग, हिंदी मीडियम वाला मैंने इग्नू के नोट्स आपके शेयर किए थे, ठीक है? क्लास में कह रही हूँ, ग्रुप में, तो आपको मिल ही गए होंगे। हाँ, MPS 001, उसमें आइडियोलॉजीज तक के और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग के सभी नोट्स हैं, ठीक है? थोड़े बाकी हैं और लाइव क्लास नहीं कर सकते, ओके, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखिए, लेट मी अपलोड द PDF, उसके बाद शुरू करेंगे। अच्छा, आज से करंट अफेयर्स का प्री रिलेटेड शुरू होगा स्पेशल क्लास में, तो आप चाहें तो आ सकते हैं। 4 बजे की स्पेशल क्लास है, यू गाइस कैन अटेंड दैट, जिसमें करंट अफेयर्स हम शुरू करेंगे जून मंथ के, ठीक है? उसमें देखेंगे कि कैसे आपको कवर करना चाहिए। वो प्री पर्सपेक्टिव से होगा, मेंस पर्सपेक्टिव से हमारा प्लस पे पूरा कोर्स रहेगा, उसमें करेंगे, ठीक है? ये स्पेशल क्लास में है अभी उमंग, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मंथ से प्लस पे तो फुल फ्लेजेड करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगा। थ्योरीज ऑफ द स्टेट आई हैव, ठीक है? अभी आज थ्योरीज ऑफ द स्टेट कवर करेंगे और पावर शुरू करेंगे, पावर का टॉपिक शुरू करेंगे। 1 मिनट अजीत, तो नेक्स्ट मंथ से अटेंड करें। हाँ, आप चाहे शिवा, आप तो कवर कर लेना अपना पुराने जो क्लासेस हैं, ठीक है? उसको कवर कर लो। आंसर राइटिंग बैच 6 और बैच 7 दोनों की सेम सेशन में होगी। आंसर राइटिंग आज होनी चाहिए थी, आज नहीं, कल होगी, कल सुबह से हो जाएगी आपकी आंसर राइटिंग। मैंने उनको नोटिफाई किया था, अब उन लोगों ने अभी तक लॉन्च नहीं किया है। आई टेल देम अगेन कि आप लॉन्च कर दीजिए, ठीक है? आंसर राइटिंग के टॉपिक्स रहेंगे खुशी, बैच 6 के लिए रहेंगे जस्टिस का टॉपिक, इक्वालिटी एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे आंसर राइटिंग करेंगे। एंड हाँ, प्रंजल पूरे साल का रहेगा उसमें करंट अफेयर्स। दूसरा, इसमें आपका जो इन टॉपिक्स के अलावा जो लोग जिस भी स्टेज पे हैं, आपने जहाँ तक भी टॉपिक कवर किया है वो टॉपिक आप फॉलो कर सकते हो। मतलब आपको उस हिसाब से मैं क्वेश्चन दे दूंगी और आपका क्वेश्चन का आंसर्स भी हम चेक कर लेंगे, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आज वाला भी करें या प्लस कोर्स फ्रॉम नेक्स्ट मंथ वुड डू? आज वाला कर लोगे तो सही है, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ रिविजन हो जाएगा शिफा आपका, ठीक है? फर्स्ट 15 मिनट्स आकर देख लेना क्लास में, जैसे आपको ठीक लगता है। 15 मिनट के लिए तो एटलीस्ट क्लास में रहना, 15-20 मिनट रहो, उसके बाद कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ से कवर कर लोगे तो कोई इशू नहीं है। When we talk about theory of state, we consider modern political thinkers from Hobbes. We started analyzing the Plato, Aristotle, Machiavelli, what they said. We are not doing a theory of state. Okay. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है थ्योरी ऑफ स्टेट में अजीत, हम स्टेट के बारे में बात करते हैं और आपको पता है कि आज के टाइम पे कौन सा आइडिया प्रेवलेंट है? मॉडर्न नेशन स्टेट का आइडिया प्रेजेंट है, ठीक है? मॉडर्न नेशन स्टेट का आइडिया मॉडर्न टाइम से आया है, इसीलिए हम हॉब्स के बाद शुरू करते हैं ये सब चीजें, और प्लेटो एंड एरिस्टोटल या मैकियावेली को कवर नहीं करते हैं। लेकिन आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में आप डाल सकते हो, अगर आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट आएगी तो उसमें आप प्लेटो का और एरिस्टोटल का, मैकियावेली का, इन सब का डाल सकते हो। नॉट मैकियावेली, लेकिन हाँ, इन दोनों का डाल सकते हो, ठीक है? हाय शुभम, आपने सभी बैकलॉग्स कवर कर लिए हैं, देन दैट्स गुड, आप इस सेशन से कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आंसर राइटिंग हमारी जब शुरू होगी तो आप प्लीज लाइव रहिएगा शुभम, क्योंकि आपके लिए अगर प्लेटो का टॉपिक का मुझे आपको क्वेश्चन देना है आंसर राइटिंग के लिए, तो स्पेसिफिकली आपके लिए आई गिव यू दैट टॉपिक, ठीक है? उस पर मैं अपना फीडबैक आपको दे दिया करूंगी, तो उसमें आपके साथ में कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है? और किसी का कुछ रह गया हो अंडरलाइन कर देते हैं अगर टाइम मिले तो। हाँ,
अंडरलाइन मैं कल कर रही थी एक्चुअली, मैं कोशिश कर रही थी उसको अंडरलाइन करके आपको प्रोवाइड करने की। तो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी आई वाज ट्राइंग टू डू इट, लेकिन कल थोड़ा टाइम नहीं था, तो अभी आज शाम को अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अंडरलाइन कर दूंगी, नहीं तो एक बार मुझे 1 अक्टूबर तक का टाइम दो, क्योंकि रिसेंटली कुछ पॉलिसी चेंजेस हुए हैं यहाँ पर, तो उसके हिसाब से काम थोड़ा सा बढ़ गया है। एंड तबीयत की वजह से भी मैंने अपना काफ़ी काम पेंडिंग रखा था। तो अब ये रहेगा एटलीस्ट कि एक बार काम हो जाएगा हमारा, तो फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम रहेगा ये सब करने के लिए, अंडरलाइनिंग के लिए। फिर उसमें मेरे पास छुट्टियाँ भी रहेंगी, सैटरडे संडे की छुट्टी हुआ करेगी, और आप लोगों का क्लास का टाइम भी चेंज हो जाएगा, सुबह क्लास का टाइम हो जाएगा, इस हिसाब से हम रख लेंगे। ठीक है, दैट्स हाउ वी विल गो फॉर इट। जो आंसर राइटिंग क्लास है जिसमें क्वेश्चन दिए हैं वो लिख के आपको हाँ, आप लिख दो उसको, लेकिन लाइव क्लास में भी रहोगे तो मैं लाइव क्लास में ही दूंगी आपको, ठीक है? लाइव क्लास में रहना शुभम, वहाँ पे आई गिव यू माई फीडबैक। मॉडर्न हिस्ट्री के पीडीएफ देने थे यार, बहुत सारा काम तो शुरू के 5-10 मिनट में होता है। रुकिए, दिस माई टैब दूसरे रूम में है। अच्छा हाँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, वेट। अच्छा, मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ ताकि बाकी लोगों को भी मॉडर्न हिस्ट्री की अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आप कर सकते हो। नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री की पीडीएफ में एक्चुअली में पता क्या है शिफा, जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लेसन्स बनाए हैं वो एनालिटिकल वे में बनाए हैं। ठीक है, तो एनालिटिकल में ये रहता है कि आपको जब आंसर लिखनी हो सपोज, तो आंसर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, उसमें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे जो पॉइंट्स हम पॉलिटिकल साइंस के लिए ढूंढते हैं ना कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी, वही सेम मॉडर्न हिस्ट्री में मिल जाता है। दैट्स वाई। ठीक है, सो एक मिनट, मॉडर्न हिस्ट्री पीडीएफ। सेलेक्ट। ठीक है, अभी मैंने 11 इसमें कर दी हैं। लेट मी सी, एक और रह गई है, 2-3 और रह गई हैं। बैच 1 में शेयर की थी मैंने। There were 3 more chapters I think. एक मिनट, 3 और पीडीएफ्स हैं। कहाँ गई? बाकी की मैं बाद में कर दूंगी। 11 शुरू के जो 11 मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, मतलब काफ़ी 3-4 मॉड्यूल्स उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है ना, तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा। आई थिंक आई गॉट इट। कहाँ पर है? ये रहा, मिल गया। सेलेक्ट फॉरवर्ड। ओके, डन। नो नो नो, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स शिफा प्लस पे नहीं पढ़ाया है, मेरे फ्री प्लेटफॉर्म पे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया है। ठीक है, डिटेल में जो एनालिटिकल वे में होता है ना, तो ही वाज आस्किंग फॉर दोज पीडीएफ्स, उसमें सारी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जो आपको आपके आंसर राइटिंग में लिखने होते हैं। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरीज ऑफ द स्टेट।
तो थ्योरीज ऑफ द स्टेट में हमने कहाँ तक पढ़ा है अभी तक? कल हमने कहाँ तक कवर किया था? हमने मोनेस्टिक प्लूरलिस्टिक थ्योरी सारी कवर कर ली थी। नहीं, 12 चैप्टर आई थिंक 13 में ही है, 13 में 12 चैप्टर भी है, या शायद 11 में, 11 और 12 दोनों मिक्स करके ऐसा कुछ था, लेकिन ये पूरी है, एक बार चेक कर लेना। ओके, तो हमने यहाँ तक कवर किया था कल, मार्क्सिज्म तक, बोनापार्टिज्म तक। किसी को इसमें डाउट है? मार्क्सिज्म एंड बोनापार्टिज्म तक कल हमने कवर किया था। निकोस पुलांसास और रैल्फ मिलिबन की हमने बात की थी, जिसमें रैल्फ मिलिबन वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने की बात करेंगे, और इनका ये कहना होगा कि जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था, इसमें इसके चलते भी इनइक्वालिटीज कम नहीं हुई। ठीक है, एंड फिर हमने निकोल पुलंसास की भी बात की, जो ये बताते हैं कि स्टेट जो होता है रिलेटिवली ऑटोनॉमस होता है, और क्राइसिस सिचुएशन में जब भी क्राइसिस आएगी, प्रॉब्लम आएगा, तो स्टेट हमेशा अमीर लोगों को ही फेवर करेगा। ठीक है, यस, मैनेजरियल क्लास मैंने आपको बताया था, आप चाहते हैं मैं दोबारा से बताऊं उसको? ठीक है, रैल्फ मिलिबन तो समझ में आ गया था ना। रैल्फ मिलिबन ये जानना चाहते थे कि वेलफेयर स्टेट सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जो ओरिजिनल लिबरलिज्म था उसमें हमने देखा कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और एक्सप्लॉयटेशन के चलते उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा। तब जाकर के लिबरलिज्म ने अपने आइडिया को मॉडिफाई करके चेंज किया, और उसमें ये बोला कि देखो, जो वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें स्टेट इंटरफेयर कर पाएगा एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। तो रैल्फ मिलिबन इसको एनालाइज करना चाहते थे कि क्या अब स्टेट सच में गरीबों के लिए काम करता है, कि क्या अब स्टेट न्यूट्रल बन गया है, वेलफेयर स्टेट आने के बाद में सभी के लिए भलाई करता है। वो जानना चाहते थे कि क्या इस टाइम पे स्टेट इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक मशीनरी की तरह किसी के इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो उनका एनालिसिस के बाद उनको पता चला कि वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के आने के बावजूद भी यूएसए में इनइक्वालिटीज खत्म नहीं हुई। उसके बावजूद हम देखेंगे कि बहुत कम माइनॉरिटीज के पास में ही उन्हीं के हाथ में सारी वेल्थ होगी, सारा पैसा उन्हीं के हाथ में होगा। ठीक है, और इसीलिए इसमें एक स्कॉलर आते हैं हमारे, जेम्स, उनका क्या कहना है, जेम्स बर्नहम का। इनका कहना है, ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं मैनेजरियल क्लास का। इनका कहना है कि आज के टाइम पे जो डिसीजंस लेने होते हैं सारे, वो डिसीजंस बुर्जुआजी क्लास नहीं लेती है। डिसीजन लेने के लिए अब मैनेजर्स आ गए हैं, और ये जो मैनेजर्स हैं, ये जो क्लास होती है, ये एक ओपन क्लास होती है। ओपन क्लास का मतलब कोई भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है, यानी चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, आप कोई भी लाइक फीमेल हो, मेल हो, या कहीं से भी हो, मतलब रीजन वाइज भी, ब्लैक हो वाइट हो, डजंट मैटर, आप ये ओपन क्लास है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से अब वो चीज नहीं रही है, अब स्टेट न्यूट्रल है, स्टेट इनके बेसिस पे काम करता है। ठीक है, हाँ, ये मेरिट बेसिस पे रहेगा, और आप मैनेजमेंट की स्टडी करके बन सकते हो अपने उस पर। ठीक है, लेकिन इसी को एनालाइज करते हुए इस मिथ को, ये जो छलावा था, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, इसको दूर करने की कोशिश करेंगे कि मैनेजरियल क्लास तो एक मिथ है। क्योंकि रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में मैनेजरियल क्लास का पार्ट भी वही लोग बन पाएंगे जो लोग मैनेजमेंट या लॉ या ये सब चीज़ें, जो जजेस होते हैं, ये सब होता है, इन लोगों के पास में एजुकेशनल फीस इनकी हाई रहती है। ठीक है, तो 12-12, 15-15 लाख के ये कोर्सेस होते हैं, तो अल्टीमेटली ये लोग वही कर पाएंगे इन कोर्सेस को जो लोग के पास में पैसा है। और मान लो गरीब क्लास ने भी ऐसा बोला था जेम्स बर्नहम ने, कि वर्किंग क्लास के भी जो बच्चे होते हैं, चाहे सन हो गई, डॉटर हो गई, वो भी मैनेजर क्लास का पार्ट बन सकते हैं, तो वही डिसीजंस लेंगे। लेकिन इन्होंने बोला, रैल्फ मिलिबन ने, कि ये एक मिथ है कि मैनेजर क्लास का पार्ट वर्किंग क्लास के बच्चे बन सकते हैं। वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप इन कोर्सेज की फीस देखेंगे तो फीस बहुत हाई है। ऐसे ही इसमें हम देखेंगे कि कोर्सेज बहुत फीस हाई है, एट द सेम टाइम मान लो कोई गरीब क्लास का बच्चा है, ठीक है, वर्किंग क्लास का, तो उसको भी एक्सेप्शनली रेयर टैलेंट ही होगा जो स्कॉलरशिप की हेल्प से
ये चीज कर पाए जिसको स्कॉलरशिप मिल गई, अदरवाइज हर कोई नहीं कर सकता। तो ये मिथ है, ये सोचना कि ये लोग डिसीजन लेंगे। रियलिटी में आज भी बुर्जुआजी क्लास के ही बच्चे लॉ कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, और वही लोग मैनेजरियल क्लास का पार्ट हैं, वही लोग सारे डिसीजंस ले रहे हैं। क्योंकि यूएसए में इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, जो लोग अमीर लोग होते हैं, आप लोगों ने काफ़ी टीवी शोज में भी देखा होगा या मूवीज में देखा होगा कि इतने बड़े बड़े जो बिजनेसेस रन करते हैं उनके मैनेजर उनका काम संभालते हैं। वो लोग कोई डिसीजन नहीं लेते, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाने जाते हैं, दे आर कंसर्न अबाउट सम अदर थिंग्स। ठीक है, तो सारे डिसीजन सब जो बिजनेस को संभालना होता है, डिसीजन लेना होता है, वो ये लोग लेते हैं, मैनेजरियल क्लास लेते हैं। और वो भी वही ले पाएंगे जिन लोगों ने ये डिग्री की होगी। तो अल्टीमेटली रिच क्लास के ही बच्चे ये सब चीजें करते हैं, मैनेज मतलब पुअर वर्किंग क्लास के बच्चे नहीं आ पाएंगे। तो ये था इनका कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो जेम्स थॉट चेंज, यस, उनका ये मानना था कि वेलफेयर स्टेट के बाद में अब पोस्ट कैपिटलिज्म में चेंज आ चुका है। आज के टाइम पे डिसीजन ये लिया गया है। तो मैनेजर क्लास के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करने वाले राल्फ मिलेबल थे। ये समझ में आया? कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, जेम्स ने, लेकिन क्रिटिसाइज किया था राल्फ मिलेबल ने कि ये मिथ है। ओके, अब आगे हमने पढ़ा था निकोस पुलंसस के बारे में, जो कि रिलेटिव ऑटोनॉमी स्कूल से बिलोंग करते हैं। रिलेटिव ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि कुछ सिचुएशन में स्टेट के पास में ऑटोनॉमी होती है, लेकिन वो कंडीशनल ऑटोनॉमी होती है। ठीक है, जब कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम होता है, या आज के टाइम पे क्योंकि वोटिंग राइट्स दिए गए हैं वर्किंग क्लास को, तो आपको ऑटोनॉमी दिखानी पड़ती है। तो जब ऐसा होता है तो स्टेट न्यूट्रल एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जब भी क्राइसिस का सिचुएशन आएगा तो वापस से स्टेट इन्हीं के फेवर में काम करेगा। यस, ब्यूरोक्रेसी भी इसी में आती है चिन्ह में। जो यहाँ पर मैनेजरियल क्लास की बात कर रहे हैं ना, तो जजेस आ गए, सिविल सर्वेंट्स आ गए, ये सभी इसी में आता है। आप खुद सोचिए, सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्विसेज की, हालांकि हमको ओपन क्लास ये दे रखी है कि कोई भी, चाहे आप रूरल बैकग्राउंड से हो, अर्बन बैकग्राउंड से हो, चाहे आपने आईआईएम से पढ़ाई की हो या किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हो, ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, आप इसका पेपर दे सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस रेशियो में देखा जाएगा कि जो अर्बन क्लास के जो अर्बन एरियाज के, नॉट क्लास, अर्बन एरियाज के जो लोग होते हैं, जो पढ़ाई में, जिनके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, उनके पास में गाइडेंस अवेलेबल होती है, वही लोग ज़्यादातर क्रैक करते हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं एक्सेप्शनली टैलेंटेड, जब ये लोग क्लियर करेंगे। हाँ, स्टडी मटेरियल, ये सब चीज़ें इनके लिए प्रेजेंट होता है। अंडरस्टूड? सो ये सब था मार्क्सिज्म के अंदर। अब हमें आगे पढ़ना है मार्क्सिज्म के बाद पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट। अब एक होता है पोस्ट कैपिटलिज्म। पोस्ट कैपिटलिज्म का मतलब है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे कॉलोनी के हिसाब से, पोस्ट कॉलोनियल के बारे में बात करनी है। तो पोस्ट कॉलोनियल में आपको देखने को मिलेगा दैट पहले जो कंट्रीज कॉलोनी हुआ करती थी, आज के टाइम पे वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। वो स्टेट्स पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स होते हैं। तो कौन से स्टेट पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है? जिससे जो स्टेट कॉलोनियलिज्म के अंडर में थे, इंपीरियलिज्म के अंडर में थे। तो मैक्सिमम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो सभी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं। इसमें इंडिया भी आ जाता है, क्योंकि इंडिया भी कॉलोनी रह चुका है। अब बात आती है कि यूएसए भी तो कॉलोनी रह चुका है, तो क्या यूएसए पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है? नहीं, यूएसए पोस्ट कॉलोनियल स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएसए ने वो जो कॉलोनियल उनके ऊपर जितना भी बर्डन था उसको ओवरकम कर लिया है यूएसए ने। समझे? क्योंकि सभी जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स होती हैं, दे आर कॉन्टिन्यूइंग, इनमें आज भी कॉलोनियलिज्म की लेगेसी फॉलो हो रही है। जैसे इंडिया में देखो, इंडिया को पोस्ट कॉलोनियल क्यों बोलेंगे? जो पुराना पुलिस सिस्टम था, आज भी वही टाइप का पुलिस सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। जबकि बात की जाती है हमारी कंट्री में कि रिफॉर्म्स आने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इन सभी रिफॉर्म्स के बारे में बात की जाती है। लेकिन अभी भी हम कॉलोनियल लेगेसी फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमारा जो सेडिशन का एक्ट है, जैसे पहले टाइम पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे था, आज भी वही है। यानी जो चीज़ें कॉलोनियल स्टेट में थी, वही चीज़ें आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं वो लेगेसी हमको देखने को मिलती है। इसीलिए आगे हम देखेंगे कि घाना के, हु इज द फादर ऑफ घाना,
घाना के प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, वामे नक्रुम। इनका कहना है कि यूएसए पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में नहीं आएगा, क्योंकि यूएसए ने अपनी कॉलोनियल लेगेसी से बाहर आ चुका है। आज यूएसए खुद एक इंपीरियल पावर है, इसीलिए, ठीक है। तो ये कहना है इनका, और उसके बेसिस पे ये बोलते हैं, ये नियो कॉलोनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया था ये इन्होंने ही दिया था। नियो कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज नियो कॉलोनियलिज्म? नियो कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म, नए तरीके की कॉलोनियलिज्म को हम नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं। मतलब आज के ज़माने में, पहले क्या होता था, पहले जो कॉलोनियलिज्म होता था वो टेरिटरी पे होता था, डायरेक्टली आपके लैंड पे ऑक्यूपाई कर लिया, इस तरीके से। आज नए तरीके का कॉलोनियलिज्म है इकोनॉमी के थ्रू। आज जिस हिसाब से मार्केट ओपन की जाती है, तो नए तरीके की आपको कॉलोनियलिज्म देखने को मिलेगी। जैसे कि आज अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज 54 कंट्रीज हैं, सॉरी। तो अफ्रीकन कंट्रीज में जितनी सारी कंट्रीज हैं सभी इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस इन लोगों ने अपनी मार्केट भी ओपन कर रखी है। उसके बावजूद आज भी यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी आज भी प्राइमरी स्टेज पे ही है। आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। आज इनकी कंट्री में से रॉ मटेरियल आज भी लेके जाया जाता है यूएसए में एंड यूरोप में। यूरोप एंड यूएसए में जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पर रॉ मटेरियल लेके जाया जाएगा एंड उसको कन्वर्ट किया जाएगा फिर फिनिश गुड्स में, और वो गुड्स फिर बेचे जाएंगे अफ्रीका की मार्केट में। तो यही सब तो पहले हो रहा था। लेकिन पहले क्या था, डायरेक्टली आपकी कंट्री में आ करके वहां पे डेरा जमा करके अपने रूल्स चलाते थे और साथ में सेम चीज करते थे। आज ये डायरेक्टली आपकी कंट्री पे आकर के वहां रूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस तरीके से भी कॉलोनियल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो ये सबसे पहले बताने वाले थे घाना के जो फादर थे, जिनकी वजह से फाउंडेशन हुआ घाना का। उन्होंने नियो कॉलोनियलिज्म के बारे में बात की। वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में इस हिसाब से बताया। अंडरस्टूड? एनी डाउट अबाउट दिस? तो यूएसए इसका मतलब नहीं है कॉलोनी। तो कॉलोनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है एक मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स है। वैसे भी मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स है ये, मार्क्स यही बोलते हैं। लेनिन ने भी इस पे काम किया था, आपको पता है। इनफैक्ट लेनिन ने क्या बोला था कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, है ना। तो इंपीरियलिज्म ही कॉलोनियलिज्म है। एंड यू नो इसमें एक वर्ड यूज होता है मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स में, कॉलोनी को डिपेंडेंसी के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। व्हाट इज डिपेंडेंसी? मतलब आपकी जो कंट्री है दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हो, वो होती है डिपेंडेंसी। तो इसमें ये वर्ड यूज करते हैं डिपेंडेंसी का, और उसमें ये बोलते हैं कि देखो मेन कंट्रीब्यूशन इसमें यही था। लेनिन ने अपनी थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म दी थी। तो लेनिन ने बताया था कि किस हिसाब से हमको वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस। तो उन्होंने बताया कि कॉलोनियलिज्म में जो साउथ में कंट्रीज हैं उनकी, उन कंट्रीज का इंटीग्रेशन होगा इंटरनेशनल इकोनॉमी में, एंड उसके बाद वहाँ पर भी डेवलपमेंट आएगी। हमको कैपिटलिस्ट यही बोलते हैं कि आप अपनी कंट्री को ओपन कीजिए, एफडीआई, ये एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आइए, इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ में उसको इंटीग्रेट कीजिए। एक बार वो इंटीग्रेट हो गई तो आपकी कंट्री में भी डेवलपमेंट होना शुरू होगा, ग्रोथ होनी शुरू होगी। तो आपको ऐसे डिसीजंस ऐसे लेने पड़ेंगे, ऐसा बोलते हैं ये। लेकिन जो मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स में यही बोला जाता है, जो स्पेशली लेनिन ने भी जैसा बोला था, कि इसकी वजह से इन कंट्रीज को हेल्प नहीं मिलेगी, इन कंट्रीज का लॉस होगा। इसीलिए इनकी ये रिकमेंडेशन थी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री को डिपेंडेंट नहीं होना है इन कंट्रीज पे। इनको अपने आप को जब डेवलप करना है तो ऑटोनॉमस नेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। अपने आप अपना नेशनल डेवलपमेंट कीजिए, जैसे इंडिया ने फॉलो किया था 1947 से 1991 तक, वो चीज फॉलो होनी चाहिए। ऑटोनॉमसली सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। Had we lost the colonial hangover like USA, we wouldn't be called post-colonial. No, we have not. So after 50 years down the line, if we change our country, we won't remain post-colonial anymore.
Yes, if we will come out of that dilemma, then definitely, then we won't be post-colonial state at all. The post-colonial state is where you feel the legacy is there, so slowly and steadily you get rid of those legacies. वो रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है शिफा, समझे? समझ में आया ये चीज? एनी डाउट? तो आज के टाइम पे इंडिया पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में काउंट होता है। तो कॉलोनियलिज्म एक ऐसी सिचुएशन हमको बता रहा है जिसमें डिपेंडेंसी का मतलब है अनइक्वल एक्सचेंज होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अफ्रीका की कंट्रीज हैं, अफ्रीका की कंट्रीज में रॉ मटेरियल्स, यहाँ पर एग्रीकल्चर और ये सब चीज़ें, मान लो कॉटन है, तो अनप्रोसेस्ड कॉटन भेजी जाती है यूएसए में। अगर आप अनप्रोसेस्ड कॉटन एक बोरी भर के भी भेजते हैं, सपोज अ सैक ऑफ कॉटन यू आर सेंडिंग, ठीक है, तो आपने भेजी और तो कितने में जाएगी? लेट्स से दैट 500 रुपीज में गई, ये क्योंकि अनप्रोसेस्ड है। अब इसी 500 रुपीज में से आगे जाकर के जब इसको प्रोसेस किया जाएगा, इसको यूजेबल बनाया जाएगा प्रोसेसिंग के बाद में, तो इसका प्राइस हो जाएगा 1000 रुपीज प्रोसेसिंग के बाद में। और उसी कॉटन से जब आगे कपड़े और धागे ये सब चीजें बनती हैं, कपड़े बनते हैं, कॉटन के क्लोथ्स बनेंगे, तो वो उसमें से मान लो आपकी यू नो लेट्स से दैट 10 कपड़ों का उसमें निकला, जो वो कपड़े अगर आपने उस कॉटन से बनाए हैं सब कुछ कॉस्ट वॉस्ट मिला करके, तो दैट विल बी सोल्ड इन 10,000 रुपीज, मान लो, ठीक है, मिनिमम 10,000 रुपीज में भी हम उसको सेल करते हैं। सो इसमें फिर रहेगा क्या कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे ना, तो यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अब ये सोचो, अनप्रोसेस्ड 500 रुपए में बेचा इन लोगों ने, आगे गया वहां प्रोसेसिंग होकर के, प्रॉफिट किसकी जेब में गया? यूएसए की जेब में। ऐसे ही 10,000 रुपए आगे यूएसए ने ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, उन शर्ट्स को फिर भेजा कि जाओ इसको अफ्रीका के मार्केट में बेच के आओ, क्योंकि सरप्लस है अब इनके पास में, ये तो एक्सपोर्ट करेंगे अपने बिजनेसेस में, तो ये अब अफ्रीका में भेजेंगे। तो वही सेम चीज जो अफ्रीका में 500 रुपए की थी, जिसको प्रोसेसिंग करके अफ्रीका शायद 2,000 या 2-2,500 में ये सभी शर्ट्स खुद बना सकता था, एंड वहां से इनको खुद फायदा होता, ऑब्वियसली अपनी खुद का बनाया हुआ, तो इनकी इकोनॉमी को हेल्प होती है और चीपर भी मिलता है इनको। अब वो उल्टा हो रहा है, समझे? यस, तो सोरेन सर ने ये खुद बोला था कि अफ्रीका इज ऑन द लूजिंग एंड, ये भी हमने देखा था ग्लोबलाइजेशन के चलते आजकल के टाइम में क्या हो रहा है। तो ये कॉलोनियलिज्म का ही, ये नियो कॉलोनियलिज्म का पार्ट है, जहां पर आज ये जो कंट्रीज हैं ये डिपेंडेंसी बन गई है। तो यानी अगर आप इन रियलिटी अगर आप क्या करोगे कि सपोज आपने यहाँ से अपनी कंट्री से भेजा रॉ मटेरियल इधर, ठीक है, तो आपने भेजा यहाँ पर और आपने कोई शर्ट भी बनाई, मान लो अफ्रीका में आपने कोई शर्ट बनाई है और आप उसे यूएसए की मार्केट में भेज रहे हो, ठीक है, तो वो शर्ट 1500 में बिकेगी, ठीक है। और अगर किसी और कंट्री से भी भेज रहे हो तो दैट इज 2,000 रुपीज, मान लो इंडिया से भेजी, लेकिन यूएसए में वही सेम चीज 2,500 की बन रही है, तो इंडिया पे यहाँ पर इम्पोज ड्यूटी लग जाएगी इनके ऊपर, ठीक है, तो ये 2,500 का ही रहेगा अल्टीमेटली, तो किसकी पॉकेट में जाएगा? ये यूएसए की पॉकेट में जाएगा। ऐसे ही ये जो इन्होंने 1,500 की शर्ट बनाई, अब ऐसे तो है नहीं कि ये लोग प्रोसेस कर रहे हैं, ये प्रोसेस होकर के यूएसए से वापस आएगा, मतलब रॉ मटेरियल यहाँ से गया यूएसए में, प्रोसेस हुआ, कपड़ा बन करके वापस अफ्रीका आया, उसकी सिलाई हुई और उसके बाद बन करके यहाँ गया, तो अभी भी प्रॉफिट यूएसए का ही है इसमें। तो यानी कॉलोनियलिज्म के चलते, नियो कॉलोनियलिज्म के चलते हम देखते हैं कि अनइक्वल एक्सचेंज होता है, मतलब आपने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया लेकिन आपकी कंट्री को ज्यादा फायदा नहीं होगा, सामने वाले को उससे 10 गुना ज्यादा फायदा होगा, जिसके चलते ये जो नियो कॉलोनियलिज्म है इसके चलते यूएसए और भी ज्यादा डेवलप्ड होता जा रहा है, और यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत स्लो पेस से हो रही है, यहाँ पे बहुत धीरे हो रही है डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग इट, दिस इज द होल आइडिया। तो यानी इसके चलते बोला जाता है कि डिपेंडेंसी अगर आप बन जाते हो, तो जितनी भी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है वो डिपेंडेंसी की तरह, वो एक डिपेंडेंसी की सिचुएशन में फंसी हुई है, जिसके चलते अनइक्वल एक्सचेंज हो रहा है, जिसके चलते डेवलपमेंट भी अनइवन हो रही है। मतलब यूएसए तो आगे ही डेवलपमेंट होती ही जा रही है और अफ्रीका की डेवलपमेंट बहुत माइन्यूट लेवल पे स्टैग्नेंट है या फिर बहुत धीरे धीरे लेवल पे हो रही है, क्योंकि अफ्रीका में बिल्कुल भी वो नहीं किया गया,
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के आज भी एस्टैब्लिश नहीं की गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट नहीं किया गया है। दिस इज व्हाट वी सी इन दिस केस। तो यानी आज के टाइम पे जो कोर कंट्रीज हैं, मैंने आपको बताया था एक होती है कोर कंट्री यानी यूएसए। यूएसए जैसी जो एडवांस्ड इकोनॉमीज होती हैं, दे आर द कोर कंट्रीज। एंड फिर आती है सेमी पेरिफेरीज, और उसके बाहर आती हैं पेरिफेरीज। यहाँ पे होती है पेरीफेरी। तो पेरीफेरी का मतलब है अफ्रीका, साउथ एशिया की कंट्रीज, ये सभी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती है ये पेरीफेरी में होती है। तो यानी पेरीफेरी में हमें अंडर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। जो डेवलपमेंट यहाँ पे होना चाहिए था वो डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। इसके चलते यहाँ पर अभी भी गरीबी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा ओवर डेवलपमेंट है। यहाँ पे डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होता जा रहा है। अब इसमें एक दो कंट्रीज एक्सेप्शंस हैं, जैसे इंडिया और चाइना हो गई, जिसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जरूर हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। साउथ अमेरिकन कंट्रीज, यस, साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी इसी में आएंगी शिफा। इंडिया इज इन सेमी, यस, इंडिया चाइना जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज आर एट दिस स्टेज। आर मिडल कंट्रीज, मिडल ईस्ट कंट्रीज, हाँ, मिडल ईस्ट कंट्रीज पेरीफेरी में होंगी। यहाँ पे ये पूरा, इसमें देखो ये जो सिस्टम है ना, ये मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स में इसको बोला जाता है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बोलते हैं इसको। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी थी? एक मार्क्सिस्ट है, नियो मार्क्सिस्ट, इमैनुअल वॉलरस्टिन। इनकी देन है, जिन्होंने बताया कि कुछ कंट्रीज कोर कंट्रीज होती हैं, कुछ पेरिफेरीज होती हैं, कुछ सेमी पेरिफेरीज हैं। ठीक है, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पेरिफेरी में आती हैं। यस, सभी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज बोली गई इसके बारे में। तो अब एक बार डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो भी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एनालिसिस, बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इनका पार्ट दिया। अब एक्सेप्शन तो देखो रहेंगी राघव। एक्सेप्शन में यूएई है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि पैसा है। ठीक है, ऑयल की वजह से और इन सब की वजह से सऊदी अरेबिया में भी ऐसे ही सरप्लस है। ठीक है, एंड जहाँ पर ऑयल के आपको देखने को मिलेंगे रिजर्व्स, तो जो कंट्रीज ऑयल की वजह से रिच आजकल चल रही हैं तो उनको आप डाल सकते हो यहाँ पर एडवांस्ड में। ठीक है, उनकी इकोनॉमीज और इन सब चीज़ों में डाला जा सकता है फिर भी, क्योंकि उनके पास में सरप्लस है, एक बार को ये बेनिफिट उसमें है। लेकिन अब इनका भी प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू होगा। प्रॉब्लम कैसे शुरू होगा? क्योंकि शेल गैस डिस्कवरी हो चुकी है और यूएसए इस पे अब डिपेंडेंट नहीं है। वेस्ट एशिया में क्राइसिस हो रहा है, स्टेबिलिटी बनी नहीं हुई है। यहाँ से अगर कोई चीजें जाएंगी तो हो सकता है आईसिस अपने हाथ में ले ले चीजों को। आईसिस ने अगर अपने हाथ में ली सारे, जो ऑयल को लूट लिया या जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि ये कंट्रीज सबसे ज्यादा सफर करेंगी। और इन कंट्रीज से ही हमारी कंट्रीज में अब ऑयल आ रहा है। ठीक है, अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं अपने ऑयल के रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की, लेकिन अल्टीमेटली ये पूरी कॉम्प्लिकेशन बनी हुई है, तो उसी में डालेंगे फिर इनको। लेकिन यूएई एंड सऊदी अरेबिया एडवांस्ड इकोनॉमीज में, एडवांस्ड में इन द सेंस दैट रिच कंट्रीज है, सरप्लस है, तो उसमें डाला जा सकता है। हाँ, तो कनाडा ऑल्सो ओवर, हाँ, कनाडा भी अपने कॉलोनियल बर्डन से बाहर आ चुका है। ठीक है, तो कनाडा पोस्ट कॉलोनियल नहीं है, इसीलिए जो बाहर आ चुके हैं, कोई लेगेसी नहीं है उनकी अपनी पुरानी फॉलो कर रहे, वो पोस्ट कॉलोनियल नहीं होंगे। ओके, तो ये पूरा था। अब डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। जैसे अलग अलग वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं जिन लोगों ने जो वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी काफ़ी पर्सपेक्टिव है इस पे, मॉडर्नाइजेशन को लेकर के पर्सपेक्टिव उन्होंने अपना दिया है। उनके चलते वो ये सोचते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं दे विल प्रॉस्पर अगर वो इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ में अपनी मार्केट को इंटीग्रेट कर लें। कुछ ऐसे वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट हैं जो चाहते हैं, जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज हैं, इनको अपनी कंट्री को ओपन करना पड़ेगा, इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ में इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दे आर
बिलीविंग, और ये मानते हैं, इसमें काफी स्कॉलर्स हैं, एक एक करके सभी स्कॉलर्स के व्यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट व्यू आता है FW रिक्स का, ठीक है, जो ये मानते हैं, जो एनालाइज करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। तो ये जो स्कॉलर्स हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये पोस्ट कॉलोनियल वर्ड यूज नहीं करेंगे। अभी तक हमने पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की बात की। कुछ स्कॉलर्स हैं जो डेवलपिंग सोसाइटीज या डेवलपिंग कंट्रीज ये वर्ड यूज करते हैं पोस्ट कॉलोनियल की जगह पर, ठीक है। अब डेवलपिंग सोसाइटीज को ये बोलते हैं, जैसे इंडिया जैसी जो सोसाइटी है, दे आर प्रिज्मेटिक सोसाइटी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है। तो FW रिग्स जो वर्ड यूज करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, वो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी का मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें मिक्स में दो चीजें चल रही हैं। आजकल आप इंडिया में देखोगे कि इंडिया की जो सोसाइटी है ट्रांजिशन में है, ट्रांजिशन में है। प्रिज्म कैसा होता है, प्रिज्म आपने देखा है, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसे प्रिज्म होता है, लाइट आती है और यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे 7 कलर्स में विबग्योर में इस तरीके से बन जाती है ना। तो ये जो स्टेज होती है, ट्रांजिशनरी स्टेज होती है, यहाँ पर ट्रांजिशन होता है पूरा, कि व्हाइट लाइट से इस कलर्स में बन जाती है, तो ये ट्रांजिशन हो गया है यहाँ पर। तो वैसे ही प्रिज्म की तरह है ये, तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का वर्ड यूज करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो व्हाइट लाइट होगी मतलब ट्रेडिशनल, और ट्रांजिशन में मतलब मॉडर्न भी रहेगा, और यहाँ पर है इधर वाली साइड, रेनबो वाली साइड आपको मिलेगा मॉडर्न, मॉडर्न चीजें आप फॉलो करेंगे। इंडिया में देख लो आज के टाइम पे प्रिज्म कैसे है, हम ट्रांजिशन में हैं, हम ट्रेडिशनल चीजें भी फॉलो कर रहे हैं और मॉडर्न हम वैल्यूज भी फॉलो कर रहे हैं। धीरे धीरे डेमोक्रेसी और ये सब चीजें हैं, एट द सेम टाइम फैमिली का जो भी वैल्यू सिस्टम है, अभी भी फैमिली वाले मतलब ऐसे इंडिविजुअल नहीं हो रखा है। पेरेंट्स अपने बच्चों का जब तक वो नौकरी नहीं लग जाते हैं सारा खर्चा उठाते हैं, जबकि वेस्ट में आप देखोगे मॉडर्न वैल्यूज के हिसाब से वहां पे क्या होता है कि अगर आप 10-15 साल के, 15 साल के भी हो तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, उसके बाद अपना खुद का उठा सकते हो। एक बार आप लीगल हो गए, 18 के हो गए, तो उसके बाद अपनी स्कूलिंग की फीस और वो सब चीजें आपके अपना बर्डन है, आपके पेरेंट्स की मर्जी है, अगर वो चाहते हैं कि वो आपकी फीस दें तभी वो देंगे, अदरवाइज उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। वहां पर आप उनको लॉ के अंडर एम्बिट में नहीं ला सकते कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, हमको इन्होंने पैदा किया, लेकिन अब हमको कॉलेज की फीस नहीं दे रहे, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, जब तक नौकरी नहीं लग जाती कॉलेज भी करवाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करवाते हैं पेरेंट्स, और उसके बाद में अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि जो लोग नहीं कर पाते हैं, जिनकी फैमिली जैसे नहीं कर पाती है, तो वो बच्चे खुद ही बाहर जाकर के जॉब्स भी करते हैं, साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी डिग्रीज करते हैं, और ये सब होता है। तो इंडिया में आज के टाइम पे ट्रांजिशन है, इसीलिए तो उसी को FW रिक्स बोलते हैं कि इंडियन सोसाइटी इज अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, यानी हम आज ट्रेडिशनल वैल्यूज भी फॉलो कर रहे हैं और साथ ही साथ हम मॉडर्निटी वाले वैल्यूज भी थोड़े बहुत फॉलो कर रहे हैं। समझ में आया, मतलब ये जो सोसाइटीज हैं ये ट्रांजिशन में है। नहीं, प्रिज्मेटिक नहीं बोलते इसको, उमन प्रिज्मेटिक बोलते हैं, प्रिज्मेटिक, PRISMAT, ठीक है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी को हिंदी में क्या लिखोगे, अब ये आप डिक्शनरी में एक बार इसको चेंज कर लेना, तो आई थिंक पता चल जाएगा आपको, ठीक है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी का मतलब ये होता है। अब इंडिया में खुद देखोगे कि इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के चलते, देखो जैसे इंडिया में ट्राइबल्स के बारे में बात करते हैं, कुछ अभी भी है जो ट्रेडिशनल वैल्यूज फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि अभी भी वही चीजें, ट्रेडिशनल चीजें फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर अभी देखोगे आप ट्रांजिशन आ चुका है, तो सेक्युलर हो चुका है, रिलीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया में, डेमोक्रेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी सेंट्रलाइज हो गई है, और कैपिटलिज्म आ चुका है इंडिया में, तो ये ट्रांजिशन में है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से हुआ है ये। आज ट्रेडिशनल सोसाइटी जैसे इंडिया की है, मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद में अब वो मॉडर्निटी की टुवर्ड्स जा रही है, दिस इज व्हाट वी सी। तो FW रिक्स 8 फीचर्स बताते हैं कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी के 8 फीचर्स होते हैं। देयर आर 8 फीचर्स ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। कौन कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहला आता है फॉर्मलिज्म, उसके बाद आता है पॉलीकम्युनलिज्म, फिर है पॉलीनॉर्मेटिविज्म,
functional overlapping, attainment norms, bazaars, canteen system, साला मॉडल एंड heterogeneity। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉर्मलिज्म के बारे में बात करते हैं। फॉर्मलिज्म का मतलब होता है, फॉर्मल वर्ड से आता है फॉर्मलिज्म, तो काफी इजी रहेगा कि फॉर्मेलिटी के नाम पे थ्योरी में तो वो चीज डाल दी, लेकिन प्रैक्टिस में जो रियलिटी में चीज हमको देखने को मिलती है वो अलग है। मतलब डेमोक्रेसी की बात की तो फॉर्मेलिटी के नाम पे की, समझे, और इन प्रैक्टिस वो चीज नहीं है। इन प्रैक्टिस, इन रियलिटी आपको वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज फॉर्मलिज्म। जैसे कि डेमोक्रेसी को लेकर के ही एग्जांपल देती हूँ आपको। हम बोलते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब सभी लोग अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं जो उनके भलाई में काम करें, और फिर वो चूज करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव। पार्लियामेंट में उनके एमपीज एमएलए जाएंगे जो उनके इंटरेस्ट में बनाएंगे। अब लेकिन ये डेमोक्रेसी की बात तो थ्योरी में की गई कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इन रियलिटी आज भी लोग किसको वोट देते हैं? अपनी कास्ट वाले को लोग वोट देते हैं, जो उनकी कास्ट से जिसकी कास्ट सेम है, जो उनकी कास्ट से लाइक रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको वोट देते हैं आज के टाइम पे। तो यानी रूल्स तो हमारे मॉडर्न बना दिए हमने, लेकिन प्रैक्टिस आज भी ट्रेडिशनल है, आज भी पुराने जमाने वाली प्रैक्टिस है। तो इसको बोलते हैं फॉर्मलिज्म। मतलब फॉर्मेलिटी के लिए आपने थ्योरी तो बना दी, लेकिन रियलिटी में उसको नहीं फॉलो कर रहे हो। रियलिटी में वो कर रहे हो जो आपको फॉलो करना था, मतलब ट्रेडिशनल चीज है। तो पहला फीचर हुआ फॉर्मलिज्म का। अब आता है नेक्स्ट। इसमें कोई डाउट है प्रांजल एंड उमंग? फॉर्मलिज्म में कोई डाउट है? आपको समझ आया? नेक्स्ट आता है पॉलीकम्युनलिज्म। पॉलीकम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, पॉलीकम्युनलिज्म, कम्युनल आपको पता है, कम्युनल का मतलब होता है हिंदू और मुस्लिम अलग अलग रिलीजन हो गए, इसको कम्युनल बोलते हैं। पॉलीकम्युनलिज्म का आइडिया है कि इंडिया आज भी एक नेशन नहीं है। नेशन का मतलब होता है होमोजेनिटी, लोग आपस में एक दूसरे के साथ में कोएग्जिस्ट करें, एक दूसरे पे बिल्कुल ट्रस्ट करें। लेकिन इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, आपस में एग्जिस्ट तो कर रही हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को। आज भी हिंदूज मुस्लिम को ट्रस्ट नहीं करते हैं, मुस्लिम्स हिंदू को ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो यानी आप एक स्टेप आगे तो आए, लेकिन हमने पूरा मॉडर्न नहीं, अभी ट्रांजिशन में चल रहा है, ठीक है। इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग इवन टुडे। इंडिया इज नॉट येट अ नेशन। आज भी नेशन नहीं है इंडिया। इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलीनॉर्मेटिविज्म। नॉर्मेटिव्स, नॉर्म वर्ड से आता है। नॉर्म मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्म्स? हिंदी में नॉर्म्स का क्या मतलब होगा? आपको क्या लगता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्म्स? स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज, जो वैल्यूज रहती हैं आज के टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फॉलो की जाती हैं, लेकिन जब लॉ बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देते हैं, लेकिन एक बेसिस नहीं है लॉ बनाने का। जैसे रिलीजन में देख लो, आज के टाइम पे अलग अलग वैल्यूज फॉलो की जाती हैं। जैसे हिंदुइज्म में हिंदू के लिए अलग से लॉ है, मुस्लिम वालों का अपना लॉ है। तो मतलब सेम लॉ सभी के लिए फॉलो नहीं होता है, वैल्यू में भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है इसका मतलब। बाहर वाली कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो होगा वहां पर, यहाँ पे नहीं होता है, इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में हिंदूज के अपने लॉज हैं, मुस्लिम के अपने लॉज हैं, ठीक है। कस्टमरी लॉज में भी काफी चेंजेस रहते हैं, ठीक है, रिलीजन वाइज। सो ये देखने को मिलता है, अलग अलग रीजन की वजह से अलग अलग लॉज अलग अलग कम्युनिटी के लिए बनाए गए हैं। तो इसीलिए ये भी ट्रांजिशन में है अभी। दूसरा ये बात करते हैं फंक्शनल ओवरलैपिंग है। यहाँ पर फंक्शनल ओवरलैपिंग का मतलब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन नहीं है, ओवरलैप करते हैं फंक्शंस। मतलब जैसे कि हमने देखा कि जब प्लानिंग कमीशन था और फाइनेंस कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन भी कुछ डिसाइड करता था और फाइनेंस कमीशन भी कुछ डिसाइड करता था। तो
कुछ ऐसे रीजंस होते थे, कुछ ऐसे एरियाज होते थे जहां पर प्लानिंग कमीशन के पास में भी वही सेम चीज थी, उस मैटर पे वो भी काम कर सकती थी और फाइनेंस कमीशन भी काम कर सकता था। मतलब क्लियर कट सेपरेशन नहीं है, ओवरलैपिंग देखने को मिलता है। जैसे कि सीवीसी आपने पढ़ा होगा, सीआईसी आपने पढ़ा होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इनके भी कुछ एरियाज हैं जो आपस में ओवरलैप करते हैं, इनकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। क्लियर कट डिफरेंस नहीं है अभी भी, ये ओवरलैप करता है, तो यानी यहाँ पता चलता है कि ट्रांजिशन में है, अभी भी ढंग से हो नहीं पाया इनका सेपरेट। Yes, Supreme Court also have the authority to make law by judgment. ओवरलैपिंग यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज में आज के टाइम पे आर्मी भी होती है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। जब भी कहीं पे सिविलियन अनरेस्ट होगा वहां आर्मी बुलाई जाती है। इंडिया में जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पे भी लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो आर्मी को बुलाया जाता है वहां पे। या तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से आप करते हैं, फिर उस मामले में आप आर्मी को क्यों बुला लेते हो? सेम इज विद पाकिस्तान। तो ये सभी प्रिज्मेटिक सोसाइटी है। पाकिस्तान में भी हल्का फुल्का मॉडर्नाइजेशन आया है, धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हैं। तो इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सभी प्रिज्मेटिक सोसाइटीज है। स्पेशली इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज जो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, दे आर द प्रिज्मेटिक सोसाइटी। दूसरा है अटेनमेंट नॉर्म्स। अब अटेनमेंट नॉर्म्स का क्या मतलब है? देखो, सिंपल सी बात है, या तो आज के टाइम पे आपकी जो अचीवमेंट है, कोई भी पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन या तो बाय अचीवमेंट होनी चाहिए या बाय बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। उसमें भी कंफ्यूजन है, उसमें भी कंफ्यूजन है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए जो लड़ रहे थे अभी 2019 के इलेक्शन में, एक थे मोदी। मोदी इज बाय अचीवमेंट, ठीक है। लेकिन दूसरे के जगह थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ऐसा तो कोई काम नहीं किया है कि उनको सीधा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन क्योंकि बाय बर्थ वो गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो उनको भी सपोर्ट किया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए। आया समझ? तो यानी अटेनमेंट नॉर्म्स में भी प्रॉब्लम है। मतलब देखो, आप जिस हिसाब से वैल्यूज अपनी बनाना चाहते हो, आपको एक वैल्यू बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय बर्थ भी हो रहा है, बाय अचीवमेंट भी हो रहा है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज में देखोगे तो सिर्फ मेरिट के बेसिस पे होता है, बर्थ के बेसिस पे नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप या ओबामा, अब ओबामा आए बाय बर्थ चाहे वहां से होंगे, लेकिन पॉइंट इज कि ऐसा नहीं था कि ओबामा के पिता प्रेसिडेंट थे तो इस हिसाब से होगा। ज्यादा तवज्जो इस चीज को दी जाती है कि आपने क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में, आपकी क्या मेरिट है। हाँ, इंडिया में डायनेसिटी रूल करती है, गांधी स्पेशली, इंदिरा गांधी, पहले जवाहरलाल नेहरू थे, फिर गांधी, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, फिर सोनिया गांधी का टाइम आया तो उन्होंने मना कर दिया। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बारी है, तो ये डायनेसिटी चल रही है। ऐसे ही यूपी में भी आप देखोगे तो यादव में जो चलता है यहाँ पर, ठीक है, उसमें भी यही रहेगा। एसपी में एग्जैक्टली, समाजवादी पार्टी में। समझ में आया? तो डायनेसिटी रूल करती है। तो या तो बाय बर्थ रखो आप एक वैल्यू, तो नॉर्म्स को, वैल्यूज को अटेन करने के लिए भी एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए। हाँ, ये जो क्राइटेरियाज हैं जो ये बता रहे हैं, ये कि यहाँ पर ट्रांजिशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं कि इन कंट्रीज में ऐसा नहीं है जो कि मॉडर्न स्टेट में होता है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम को देख लो इन कंट्रीज का। जैसे इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है? बाजार कैंटीन मॉडल है। मतलब बाजार कैंटीन मॉडल का क्या मतलब है? बाजार कैंटीन मॉडल का मतलब है कि डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं, वो आपकी बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है। जैसे कि सब्जियां वॉलमार्ट में भी बिकती हैं, आप बिग बास्केट जाते हो वहां पर भी बिकती हैं, लेकिन सब्जियां फिर ठेले पे भी बिकती हैं। जब सब्जी मंडी में आप जाते हो तो वहां पर आप बार्गेन कर सकते हो लोगों के साथ में। तो दोनों टाइप के मॉडल प्रेजेंट है।
बाजार कैंटीन मॉडल है। आया समझ? दोनों टाइप के मॉडल रहेंगे, यानी एक तो कैंटीन में भी जाकर के खरीद सकते हो, अंडर वन रूफ आपको सब मिलेगा, जैसे स्पेंसर्स हो गया, बिग बाजार हो गया, सब्जी वब्जी भी मिलती है, या फिर बाजार में जाकर के हर एक दुकान पे जाकर के उनकी दुकान में से आप खरीद सकते हो। ट्रांजिशन में है अभी भी, पूरी तरीके से वो नहीं हुआ है इकोनॉमिक सिस्टम वेल डेवलप्ड। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी देखोगे तो वो भी ट्रांजिशन में है, उसमें साला मॉडल यूज किया जाता है। साला मॉडल, साला मॉडल लैटिन अमेरिका में भी आप यही देखोगे। लैटिन अमेरिका में, ये लैटिन अमेरिकन वर्ड है साला। साला का मतलब, और हिंदी में भी हम बोलते हैं वैसे साला वर्ड यूज करते हैं, लेकिन लैटिन अमेरिकन वर्ड भी बोलते हैं इसको। साला इज वाइफ्स ब्रदर, है ना, जो आपकी वाइफ का जो ब्रदर होता है उसको साला बोलते हैं। तो वही सेम चीज एडमिनिस्ट्रेटिव में भी फॉलो की जाती है। साला मॉडल का क्या मतलब होता है, आपने अपनी वाइफ से जब शादी की तो उसके बाद उसका भाई आपका रिलेटिव लगा, तो यानी आप अगर आईएएस ऑफिसर की पोजीशन पे तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ करोगे। दैट मीन्स, यानी फॉर्मेलिटी के नाम पे आपने ऑफिस तो पा लिया, लेकिन आप जो प्रैक्टिस वहां फॉलो कर रहे हो वो इनफॉर्मल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो। आप जब पोजीशन पे आओगे तो आपके जितने भी भाई बंधु होंगे, जितने भी आपके रिलेटिव्स होंगे, आप उनको हेल्प करने की कोशिश करोगे अपने उसके थ्रू, पोस्ट के थ्रू। तो यानी नेपोटिज्म है। इंडिया में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है। तो आज के टाइम पे कुछ लोग ऐसे हैं जो रूल्स के बेसिस पे चलते हैं, जैसे अशोक खेमका जैसे हो गए, ठीक है, रूल्स के बेसिस पे चलते हैं वो लोग। फिर दूसरी साइड ऐसे भी लोग हैं जो कनेक्शंस बनाते हैं, अपने आप कनेक्शन लगा करके फिर काम करते हैं। तो दोनों टाइप के लोग प्रेजेंट हैं, ये बोला गया है इसमें, दोनों टाइप के लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमको फिर हेट्रोजेनिटी दिखेगा। हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है कि एक टाइप की चीज नहीं फॉलो की जा रही है, एक टाइप की वैल्यूज फॉलो नहीं की जा रही है, मॉडर्निटी वाली भी है और ट्रेडिशनल वाली भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ और लिखा हुआ है और एक्चुअल में जो फॉलो हो रहा है वो कुछ और फॉलो हो रहा है। तो ये डिफरेंसेस इसमें रहेगा। अशोक खेमका, आपने सुना है ये नाम? न्यूज में काफी बना हुआ था, रॉबर्ट वाड्रा के साथ में। इनका हरियाणा में आईएएस ऑफिसर थे, तो इनकी साल में बहुत सारी पोस्टिंग्स होती हैं, बिकॉज ही इज अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर। उनको आईएएस ऑफिसर में बोला जाता है इज द ट्रांसफर मास्टर। यस, इनकी ट्रांसफर अब तक जितनी भी है 50 से भी ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं इनके अब तक, इनके पूरे कार्यकाल में। सो इज वेरी ऑनेस्ट। तो वो रूल के बेसिस पे काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग कनेक्शन लगा करके अपना भी फायदा करेंगे, सामने वाले का भी फायदा करेंगे। ऐसी चीजें भी एग्जिस्टिंग है आज के टाइम पे। ठीक है, सो एफडब्ल्यू रेस इन 8 फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ये जो कंट्रीज हैं ये आज के टाइम पे प्रिज्मेटिक सोसाइटी है। Polycommunalism, the developed countries have brought the term Islamophobia, so this can be relevant to the developed countries also. देखो, डेवलप्ड कंट्रीज में हम इसको नहीं डालेंगे, क्योंकि डिफरेंट नॉर्म्स फॉलो करने का मतलब है आप एक सिंपल बेसिस पे नहीं उसको बनाओगे। ठीक है, रिलीजन, रीजन, अलग अलग बेसिस होते हैं, अलग अलग नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं टू फॉर्मुलेट लॉ। लॉ बनाने के लिए कभी कोई चीज यूज करोगे, कभी कोई चीज दूसरी यूज करोगे। तो आई थिंक पॉलीकम्युनिज्म इनके अकॉर्डिंग अगर आप बात मानोगे, एफडब्ल्यू रिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपको लिखना है तो सिर्फ ये डेवलपिंग सोसाइटीज के केस में ही प्रेवलेंट है, ये इनका व्यू है राघव। ठीक है, तो आप एसोसिएट मत करना, जब एफडब्ल्यू रिक्स को करो, इनका आइडिया लिखो तो आप एसोसिएट नहीं कर सकते, फिर वो लिखोगे जो ये कह रहे थे बस। सो दिस इज द व्यू ऑफ एफडब्ल्यू रिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम, इंडिया जैसी कंट्रीज की। तो इसमें आते हैं गुनार मेटाल, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। आगे इनका आइडिया रिपीट होगा पेपर 2 सेक्शन ए में। एफडब्ल्यू रिक्स का भी आइडिया एज इट इज आपको लिखना है। पेपर 2 सेक्शन ए में अगर स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आया तो आपको इनका आइडिया लिखना पड़ेगा वहां पर भी। और यहाँ पर क्वेश्चन आया, मान लो
स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आया है यहाँ पर या उधर, सेम आइडिया लिखना है। तो इनकी बुक है, बुक का नाम है एशियन ड्रामा। अपनी बुक में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, इन्होंने एक वर्ड यूज किया है इंडिया के लिए कि इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है। सॉफ्ट स्टेट है। इनकी क्या थीसिस थी? इनकी थीसिस ये थी कि इंडिया कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा गरीबी को हटाने में। इंडिया कभी अपने देश की गरीबी नहीं हटा पाएगा। क्यों? क्योंकि जो एलिटिस्ट क्लास हैं, जो पावर में है, जो एलिट्स हैं, ये कभी नहीं चाहते ऐसा हो। अगर कोई लीडर भी आ रहा है, कैरिज्मेटिक लीडर, गांधी जैसा कोई लीडर आता है कि हम मतलब गरीबी हटाएंगे, तो भी नहीं हटा पाएंगे, वो सक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है। सॉफ्ट स्टेट का क्या मतलब होता है? किस स्टेट को सॉफ्ट स्टेट बोला जाता है? सॉफ्ट स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर लॉ इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग लॉ तोड़ते हैं उनको लेकर के ऐसा सिस्टम बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे कितने ज्यादा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन पे केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लॉ ब्रेकर्स है, उनको लेकर के कभी सरकार ने, कभी स्टेट ने कोई एक्शन नहीं लिया स्ट्रिक्ट। तो यानी लॉ इम्प्लीमेंट करने में अनेबल है ये कंट्रीज। यस, दैट्स द थिंग। तो इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है। अब खुद सोचो, वैसे तो बात बहुत बोली जाती है कि रिजर्वेशन हटाना चाहिए और रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी में सेम चीज आती है फिर कि कोई भी पार्टी नहीं बोलेगी बहुत कुछ, लेकिन कोई भी पार्टी रिजर्वेशन के साथ में इस लॉ के साथ में छेड़खानी नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने ये हटाया तो हमारी सरकार गिर जाएगी, तो अगली बार हमको वोट नहीं आएंगे उन पार्टीज को। समझे? तो ये डिफिकल्टी होगी। तो रिजर्वेशन का मुद्दा जो है बहुत ही गहन मुद्दा है, और उस पर सेम चीज आती है कि इंडिया में कोई भी लॉ लाना हो बहुत मुश्किल होगा। इंडिया सॉफ्ट स्टेट क्यों है? क्योंकि इंडिया में करप्शन है। इंडिया में हमको करप्शन देखने को मिलती है, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो, पॉलिटिशियंस हो, या फिर सिविल सर्वेंट्स हो। सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस सभी करप्शन करते हैं। तो जो लॉ बनाने वाले हैं वो खुद ही करप्शन कर रहे हैं, तो वो कैसे एक इम्प्लीमेंट कर पाएंगे एक अच्छा लॉ? ऐसे ही इंडिया में गांधीयन मेथड यूज किया गया, और गांधी ने अपना क्या मेथड यूज किया था? याद करो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो सभी मूवमेंट्स हैं, इंडियंस ने अपनी इंडिपेंडेंस ही गांधीयन मेथड से पाई है। डिसोबीडियंस के साथ में, कि जो लॉ को फॉलो नहीं करेगा तभी आपको फ्रीडम मिलती है, पीसफुल मेथड्स नहीं होगा, डिसोबीडियंस से, कि हमको स्टेट की सुनने को जरूरत ही नहीं है। अंबेडकर ने गांधी के बारे में अपनी बुक ग्रामर ऑफ एनार्की में लिखा था कि गांधी चाहते हैं स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेट होना ही नहीं चाहिए, लोग अपने मुताबिक फॉलो करें सब कुछ, जो स्टेट लॉ बनाएगा उसको तो फॉलो करेंगे ही नहीं। गांधीयन मेथड्स में ये आता है। तो जब इंडियंस ने अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो डिसोबीडियंस के चलते ही ली है, तो हमारे यहाँ पर उस चीज को बहुत लेजिटिमेसी दी जाती है। अगर आप फॉलो नहीं करते हो जो अथॉरिटी ने लॉ बनाया है, तो उसमें कोई खराब बात नहीं मानी जाती। जैसे अभी रेड लाइट है, ठीक है, आपको जल्दी है तो आप रेड लाइट क्रॉस करके चले गए, चारों लाइट में से बहुत कम लोग, एक साइकिल वाला जा रहा था सामने से, तो रेड लाइट अभी भी है, तो आपने सोचा कि उसको तो मैं डॉज कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। तो अल्टीमेटली ये चीज इतनी गलत नहीं मानी जाती है। और अगर फिर आपको किसी पुलिस वाले ने पकड़ा और आपके पेरेंट्स को बुलाया गया, तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि अरे बच्चा है, छोड़ दीजिए, या फिर इसकी ट्यूशन में काफी देर हो रही थी, पेपर में लेट हो रहा था, ये जो भी है, मतलब रीजनिंग बहुत दी जाती है, 100 रुपये ले लो, 200 रुपये ले लो, एग्जैक्टली। सो करप्शन में ये आ गया। और दूसरा कि जो लोग लॉ को तोड़ते हैं, लॉ को ब्रेक करते हैं, उन लोगों को तो हीरो माना जाता है। स्पेशली गौ रक्षक के नाम पे आपने देखा होगा कि मॉब लिंचिंग की गई है। मॉब अपने हाथ में सारा वो ले लेती है आज के टाइम पे, कि
जस्टिस हमको लेके आना है तो अपने हाथ में पावर लेके सामने वाले को मार देती है, बिना ये डिसाइड किए कि क्या इसने वो क्राइम किया है कि नहीं किया। तो इंडिया, और वो लोग गिल्टी भी फील नहीं करेंगे इस चीज के लिए। आज के टाइम पे इंडिया का कल्चर अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया में लॉलेसनेस है, करप्शन है। इंडियन कल्चर की वजह से हम देखेंगे कि ऐसे लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है जो लॉ डिसोबे करते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर इतनी ज्यादा जैसे ऑनर किलिंग्स आप ले सकते हो। ऑनर किलिंग्स में जो भी किया जाता है उन लोगों को कभी गिल्टी नहीं माना जाता, उनको तो इनफैक्ट रिस्पेक्ट से देखा जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी सी। तो ऐसा तो स्टेट है इंडिया, सॉफ्ट स्टेट है, इसीलिए इंडिया में चेंजेस लाने के लिए इतना आसान नहीं होगा। इंडिया में करप्शन इतनी है, लॉलेसनेस इतनी है, लोग लॉ फॉलो ही नहीं करते हैं। और इसका सारा ये मेंशन करते हैं नेहरू के बारे में, ये मेंशंस अबाउट नेहरू कि कोई कैरिस्मेटिक लीडर भी होगा नेहरू जैसा, वो भी अब देखो वो भी फेल हो गए। लैंड रिफॉर्म्स लाने की बात की गई थी, लैंड रिफॉर्म्स आते तो काफी चीजें अच्छी होती हमारी कंट्री में, स्ट्रीमलाइन होता, और लैंड रिफॉर्म्स आज भी नहीं आए। अंडरस्टूड। सो ये कहना था इनका इंडिया के बारे में, एक डेवलपिंग सोसाइटी के बारे में, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी के बारे में, ये सब चीजें रहती हैं। अब आते हैं हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पे। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अपनी डिपेंडेंसी थ्योरी देते हैं, जो मार्क्सिज्म में हमने पढ़ा था। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बताई थी मैंने आपको, एक स्ट्रक्चरलिस्ट बताई थी। और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मतलब स्टेट पे डिपेंड करते हैं, मतलब डिपेंडेंसी होती है। अब ये तो हमने डोमेस्टिक वे में कवर किया इसको, ठीक है, ये डोमेस्टिक वे में कवर किया। अब हम इसको इंटरनेशनल वे में देखेंगे कि कौन से स्टेट इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करते हैं दूसरे स्टेट के लिए। ठीक है, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। Bernard, on what basis gave this theory? He observed or any fact? Well, he has observed. Obviously, after analysis वो ये सब बातें बोलेंगे। तो एनालिसिस का बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। नेहरू के रूल को उन्होंने एनालाइज किया कि नेहरू इतने कैरिस्मेटिक लीडर थे, वो भी लैंड रिफॉर्म्स नहीं ला पाए। ठीक है, वो भी कोशिश करेगी। से अमेरिकन गुनार मेटेरियल के बारे में, he is an American scientist. अमेरिकन मतलब पॉलिटिकल साइंस पे लिखते हैं। वैसे इनकी जो नेशनैलिटी है स्वीडन की है, यूरोपियन वेस्टर्न स्कॉलर्स में आते हैं तो वैसे स्वीडिश है, नहीं स्वीडिश इकोनॉमिस्ट है, सॉरी स्वीडिश इकोनॉमिस्ट है, स्वीडन के इकोनॉमिस्ट थे। और ये जानना चाहते थे कि इंडिया की जो यू नो इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कोई लॉ लेकर के आना हो, ये सब चीज़ें हो, तो वो क्या पॉसिबल है कि नहीं, इंडिया में इन्वेस्ट करना और ये सब चीज़ें। तो एनालाइज करेंगे। नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल मेमोरियल प्राइज मिला है इनको इकोनॉमिक साइंस में। ठीक है, सो दैट इज अबाउट हिम, स्वीडन से है। अब हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि मार्क्सिस्ट में वापस आते हैं और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने एक लेवल पे तो समझा कि स्टेट के अंदर में क्या हो रहा है, कि क्या स्टेट आज भी वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के आने के बाद में सब चीज़ें सही हैं कि नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें हमने समझी। अब देखते हैं आगे। मार्क्सिस्ट में ही इंटरनेशनल लेवल पे आता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और आता है स्ट्रक्चरलिस्ट। अभी इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे। मार्क्सिस्ट में ही आता है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में आती है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी का मतलब जो कंट्री डिपेंडेंट होती है। तो ये उन स्कॉलर्स ने दी है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से, जैसे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कुछ स्कॉलर्स हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, देखो पोस्ट कॉलोनियल अलग से था, पोस्ट कॉलोनियल में ही अब एक मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल में
भी ऐसी कंट्रीज होंगी जहां पे मार्क्सिस्ट होंगे। पोस्ट कॉलोनियल मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें इंडिया आ गया। अब अफ्रीका के स्कॉलर्स भी तो कुछ बोलेंगे, लैटिन अमेरिका के स्कॉलर्स भी तो कुछ बोलेंगे, तो वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। है तो वो पोस्ट कॉलोनियल में, लेकिन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव लगाते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें आता है पोस्ट कॉलोनियल में मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है। वो डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करते हैं। तो जो अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के स्कॉलर्स हैं, उनका कहना है कि आज के टाइम पे क्या चीज रेलेवेंट है, आज के टाइम पे क्या चीज रेलेवेंट रहेगी, उस हिसाब से ये पूरा एनालाइज करेंगे। तो जैसे मैंने आपको डायग्राम से बताया था, बीच में कोर कंट्रीज होती हैं, फिर आपके साइड में पेरिफेरीज होती है, बीच में आपकी सेमी पेरिफेरीज होती है। तो सेम चीज इसी में बात की जाती है। तो ये बोलते हैं कि ये जानना बहुत जरूरी है कि इन कंट्रीज का नेचर क्या है। ठीक है, ये मिडल ईस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो चाहे तो इसमें आएंगे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में कुछ स्कॉलर्स आते हैं, जैसे कि नियो मार्क्सिस्ट में आएंगे इमैनुअल वॉलरस्टीन, मैंने आपको बताया था वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जिन्होंने दी। ऐसे ही दूसरे आते हैं ए जी फ्रैंक एंड एक आते हैं इजिप्ट से समीर आमिन, ये लैटिन अमेरिका से हैं। ए जी फ्रैंक ये हैं अफ्रीका से, इजिप्ट से। ठीक है, एंड इमैनुअल वॉलरस्टीन है, ये कुछ स्कॉलर्स हैं हमारे। तो ये स्कॉलर्स, इनका क्या थीसिस है, ये पूरे वर्ल्ड को, स्टेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि एक तो कोर कंट्रीज होती हैं और एक पेरिफेरल कंट्रीज होती हैं। कोर कंट्रीज मतलब जो G7 कंट्रीज होंगी, ये कोर कंट्रीज होंगी, और पेरिफेरल कंट्रीज होंगी जो लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन कंट्रीज, ये सभी पेरिफेरल हैं। और ये स्टेट ये बोलते हैं कि आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं ये दोनों कंट्रीज। इसीलिए इमैनुअल वॉलरस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी अपनी दी थी। इनकी अप्रोच ये थी कि कैपिटलिज्म की वजह से ये कंट्रीज आपस में इंटरलिंक्ड है और एक वर्ल्ड सिस्टम बन गया है आज के टाइम पे। कोर कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जिसमें इकोनॉमिक पावर भी है इनके पास में, पॉलिटिकल पावर भी है, टेक्नोलॉजी भी है इनके पास में, कल्चर भी इनका बहुत एडवांस है कि आपस में होमोजेनिटी है, ज्यादा इनका डिफरेंसेस आते नहीं है। ऐसे ही मिलिट्री पावर भी है। वो कंट्रीज कोर कंट्रीज होती हैं। और जो कोर कंट्रीज होती हैं, इनमें जो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं वो बुर्जुआजी क्लास लेती है डिसीजन। कोर कंट्रीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआजी और कैपिटलिस्ट क्लास। जितने भी अमीर लोग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। जैसे कि आगे हम पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक स्कॉलर आएंगे सी राइट मिल। सी राइट मिल का कहना था कि यूएसए में सारे डिसीजन कौन लेता है, एक तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने डिसीजन लिया था, किनके साथ मिलके, आर्मी वालों के साथ में और फेडरल पॉलिटिशियंस के साथ में। ये तीनों आपस में काम करते हैं। तो सारे डिसीजन जनता नहीं लेती है, जनता के पास में पावर नहीं है यूएसए में। यूएसए में डेमोक्रेसी होगी, लेकिन असली डिसीजन जो लिए जाते हैं वो ये लोग लेते हैं। और जो जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी में जो अटैक किया गया था एटॉमिक बॉम्ब का, वो डिसीजन किसने लिया था, इन तीन ग्रुप्स ने लिया था मिलकर के। इंडस्ट्रियलिस्ट ने, आर्मी ऑफिशियल्स ने और पॉलिटिशियंस ने मिलकर के। जनता कभी नहीं चाहती थी कि जापान पे इस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया जाए, मतलब ये इन लोगों ने डिसीजन लिया था। समझे? तो यानी सारे डिसीजन आज भी यूएसए में यही लोग लेते हैं। तो ऐसे स्कॉलर्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि जो स्टेट होता है, स्टेट जो डिसीजन अपने बताता है, वो सभी डिसीजन बुर्जुआजी क्लास के ही डिसीजन होते हैं। और फिर ये बात करते हैं पेरिफेरल कंट्रीज के बारे में। पेरिफेरल कंट्रीज मतलब जो भी डिपेंडेंसीज रहेंगी, जैसे अफ्रीका एक डिपेंडेंसी है जहाँ पर अनइक्वल एक्सचेंज होता है। अफ्रीका ने अपनी इकोनॉमी को ओपन तो किया, लेकिन उसके बावजूद यूएसए को ज्यादा फायदा हो रहा है उससे, अफ्रीका को फायदा नहीं हो रहा। अफ्रीका में तो डेवलपमेंट ज्यादा हो ही नहीं रही है। ज्यादा डेवलपमेंट इसकी वजह से, जब अफ्रीका ने अपनी ओपन की इकोनॉमी, तो फायदा डेवलपमेंट ज्यादा यूएसए को हुई। तो यानी ये स्टेट, इन स्टेट्स में जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं, जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं, इस हिसाब से वो सारे बुर्जुआजी क्लास वाले ले रहे हैं कोर कंट्रीज के। अफ्रीका में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे डिसीजंस ये लोग ले रहे हैं, क्योंकि ये कंट्रीज तो इन कंट्रीज पे डिपेंडेंट है और इन कंट्रीज में डिसीजन
बुर्जुआजी क्लास ले रही है, दैट्स वाई। जिसकी वजह से अफ्रीका जैसी कंट्रीज में आज अंडर डेवलपमेंट है, गरीबी बहुत ज्यादा है। तो यानी स्टेट ऑटोनॉमस नहीं है। जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है अफ्रीका जैसे नहीं, अपने आप काम नहीं कर रहे हैं, अपनी सॉवरेनिटी नहीं है, और कंट्रीज से इन्फ्लुएंस होकर के करते हैं, ये उनकी इंस्ट्रूमेंट है। यस, यूएसए में देखो स्पेशली कुछ स्कॉलर्स हैं, एलिट स्कॉलर्स आते हैं, एलिट बोलते हैं जिनको, एलिट स्कॉलर ये मानते हैं कि एलिट ही पावर में रहेंगे, ठीक है, एलिट के पास में ही पावर होती है। और प्रैक्टिस में चाहे आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी हो, दैट इज फॉर्मलिज्म। यस, ये उनका अपना व्यू है। नो, व्हाई दे विल कम अंडर पोस्ट कॉलोनियल? पोस्ट कॉलोनियल में नहीं आएंगे, इनके अकॉर्डिंग वो तो निकल गए ना, पोस्ट कॉलोनियल वाले तो निकल गए। फॉर्मलिज्म का मतलब है सिर्फ फॉर्मलिज्म का एक आइडिया, क्योंकि फॉर्मलिज्म डज नॉट मीन कि फॉर्मलिज्म एक फीचर बन गया तो आप यूएसए को उस कैटेगरी में डाल देंगे। आपको सभी 8 फीचर्स होने चाहिए, ऑल द 8 फीचर्स शुड कम इनटू दैट, तब बनेगा ये, ठीक है। ऐसे तो इन रियलिटी पे थ्योरी में कुछ है, प्रैक्टिस में हर जगह यही होगा फिर तो। आया समझ में? तो यानी इनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही वे है, अगर आपको आपकी कंट्री की डेवलपमेंट करनी है, कि अपने आप को डी लिंक करो। जो आज ये कंट्रीज आपस में लिंक्ड हैं, अफ्रीका यूएसए के साथ में जो लिंक्ड है, डी लिंक करो इसको, इंटरनेशनल इकोनॉमी से इंटीग्रेट मत करो। क्योंकि अगर इंटीग्रेट करोगे तो आप डिसीजन आप नहीं ले रहे हो, डिसीजन आपके लिए वो बैठ करके वो अमीर लोग ले रहे हैं जो यूएसए में बैठे। तो यानी अपनी ऑटोनॉमस नेशनल डेवलपमेंट आपको फॉलो करनी चाहिए, दैट इज द आइडिया हियर। अब ये तो हो गए इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जिसमें नाम याद रखने हैं, समीर अमीन हो गए, इमैनुअल वॉलस्टन हो गए, एजी फ्रैंक हो गए। अब पोस्ट कॉलोनियल में ही आते हैं फिर स्ट्रक्चरलिस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इस पे 10 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है जो आ सकता है आपका? अगला पर्सपेक्टिव आएगा हुंजाल्वी का। अच्छा, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, हुंजाल्वी नहीं है इसमें, हुंजाल्वी मैंने नहीं डाला, ठीक है। हुंजाल्वी को बाद में करेंगे, नहीं बाद में करेंगे नहीं, देखेंगे इसको बाद में भी, लेकिन अभी बता देती हूँ आपको। हुंजाल्वी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान के स्कॉलर हैं, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट पे लिखते हैं। हुंजाल्वी का कहना है, ये पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, इन्होंने एक थ्योरी दी है ओवर डेवलप्ड स्टेट की। थ्योरी क्या है? ओवर डेवलप्ड स्टेट। तो ये बोलते हैं कि देखो आज के टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स हैं साउथ एशिया में, पर्टिकुलरली पाकिस्तान हो गया, जैसे इंडिया भी हो सकता है, इंडिया को भी ले सकते हो इसमें। ये सभी जो स्टेट्स हैं ये ओवर डेवलप्ड स्टेट हैं, मतलब पोस्ट कॉलोनियल में ये ऐसे कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं जो आज भी कॉलोनियल लेगेसी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कॉलोनियल लेगेसी के चलते ये स्टेट एक एंगल पे ओवर डेवलप्ड हो चुके हैं, एक साइड पे टिल्ट बहुत ज्यादा हो गया है। कौन से साइड पे टिल्ट ज्यादा हुआ है? इंडिया में देखोगे तो पॉलिटिकल वाइज डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकली इंडिया ओवर डेवलप्ड है। इकोनॉमी वाइज देखोगे तो अभी भी गरीबी है, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी भी क्लीनलीनेस को लेकर के काफी काम करना पड़ता है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुई नहीं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। क्योंकि पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस वो पैसा जो इकोनॉमी में लगाना चाहिए था वो खुद खा जाते हैं करप्शन के चलते। तो ये प्रॉब्लम है। तो हुंजाल्वी ने ये हाईलाइट किया था कि ये सेम प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ में है। तो ये बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की जो अपनी थ्योरी थी इमैनुअल वॉलस्टन की पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को लेकर के, वो राइट अप्रोच नहीं रहेगी। अप्रोच, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो कोर कंट्रीज में जो स्टेट हमें देखने को मिलते हैं वो बुर्जुआजी क्लास के इंस्ट्रूमेंट एक्ट करते हैं उसकी तरह। लेकिन ऐसी सोसाइटी में जो
इंडिया जैसी सोसाइटी है, पाकिस्तान जैसी सोसाइटी है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्लास का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर क्लास के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे कि हिस्टोरिकल कंडीशंस लगा करके तो स्टेट इन कंट्रीज में ऑटोनोमसली एक्ट कर रहा है। लाइक इंडिया में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इंडिया अपने मुताबिक डिसीजन लेता है। इंडिया को लगेगा कि यूएसए के साथ में डील करना है तो करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। सेम इज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान को लगेगा तो चाइना के साथ में करेगा, सऊदी अरेबिया के साथ में करेगा, या यूएसए के साथ में करेगा। जब उसको लगता है कि उसके इंटरेस्ट नहीं मीट हो रहे तो उस हिसाब से वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। आर यू गेटिंग? मतलब पॉलिटिकली जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो ये लोग खुद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यूएसए वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आकर के इनको बोलते हैं कि ये डिसीजन लो आप और या ये फॉलो करो। नहीं, डिसीजन ये अपने मुताबिक ही लेते हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में आज के टाइम पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को क्यों इतना प्रपोज किया जा रहा है, क्यों फॉलो किया जा रहा है? रीजन बीइंग कि चाइना सॉरी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है खड्डे में है इस टाइम पे, और चाइना आपको पता है सरप्लस है उसके पास में। सरप्लस होने के बावजूद वो सरप्लस आप इन्वेस्ट किया जा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, तो उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। इसीलिए एक टाइम तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान यूएसए के साथ में भी चाहता है कि वहां से भी मिलता रहे और उसको वहां से भी मिलता रहे। तो ये तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हुई, अपने मुताबिक फॉलो कर रहे हैं। अल्टीमेटली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो हर हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट फॉलो करता है। जो आपकी कंट्री को फायदा करे आप हमेशा वही करते हो। ऐसा नहीं है कि जो दूसरी कंट्री को फायदा करेगा और आपकी कंट्री को नुकसान करेगा वो आप फॉलो करोगे। तो यानी जो इमानुअल वॉलस्टिन ने, एजी फ्रैंक ने जो अभी बोला थोड़ी देर पहले, इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करती है ये जो गरीब नेशंस होते हैं अफ्रीका के या फिर लैटिन अमेरिका की, ये सच नहीं है। हुंजा अलवी का कहना था कि ऐसे स्टेट ओवर डेवलप्ड स्टेट है। ठीक है, सम टर्म्स। अच्छा मैं अभी बता रही हूँ, ओवर डेवलप्ड अभी बताना है मुझे और डिटेल में राघव। देखो, किसी भी वेस्टर्न कंट्री को स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलपमेंट कैसे हुई? सबसे पहले लोग इकोनॉमी पे फोकस करेंगे। सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर के आई। इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते धीरे धीरे इनकी कंट्री में ग्रोथ हुआ। अब जब कंट्री में ग्रोथ हुआ तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बना। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो फर्दर एक्सपेंशन होगा, लोग शहर में रहेंगे, साफ सफाई होने लगेगी धीरे धीरे करके। तो इन्होंने पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम किया। एक बार जब इनका कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप हो गया, अच्छे से सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, सब कुछ हो गया, तब इन लोगों ने पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। तब पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। आप याद करो यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो उसमें पहले इंटरफेयर क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस टाइम पे यूएसए आइसोलेशन फॉलो कर रहा था। यूएसए की एक पॉलिसी थी जिसमें यूएसए ने बोला था कि हम यूरोप में इंटरफेयर ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि यूएसए अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहा था उस टाइम पे, डेवलप कर रहा था अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसीलिए अगर वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाते तो आज शायद यूएसए उस पोजीशन पे ना होता जिस पोजीशन पे आज है। वो सुपर पावर माना गया उसको, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम किया इसने। पहले जैसे यूनाइटेड किंगडम था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम कर रहा था, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे किया तो सुपर पावर थी। तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, पहले आप इकोनॉमिकली अपनी कंट्री को डेवलप करते हो, उसके बाद आपकी पॉलिटिक्स पे काम करते हो। लेकिन इन कंट्रीज में क्या हुआ है, पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज में उल्टा हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुई नहीं और पॉलिटिकली बहुत डेवलप हो गए। 1947 में आप देखोगे कि लीडर्स कितने सारे थे, पॉलिटिकली एक्टिव लोग कितने थे। राजेंद्र प्रसाद, नेहरू हो गए, अंबेडकर हो गए, इतने सारे लोग थे। तो पॉलिटिकली डेवलपमेंट किस वजह से हुई? कॉलोनियल लीगेसी की वजह से हुई, क्योंकि यहाँ पर कॉलोनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे अपने कॉलोनियल मास्टर्स से इन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में सीखा, इन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन सब में इनका ज्यादा रहा। इकोनॉमी की साइड कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहले क्या चीज थी कि हमको फ्रीडम पाना है, हमको ऐसा लॉ बनाना है जो हम पे कोई रूल ना कर पाए। तो हमने पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया बिकॉज कॉलोनियल लेगेसी की वजह से। यही चीज हमने सीखी थी ब्रिटिशर्स से।
आइडियली उल्टा हुआ है हमारे साथ। और एक बार पॉलिटिक्स इतनी एस्टैब्लिश्ड हो गई तो अब आप जो पैसा लेकर के आओगे डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा यूटिलाइज ही नहीं होगा। वो पैसा अब ये जो पॉलिटिशियंस है जिनके हाथ में पावर है वो खा जाएंगे। जो पावर है ऐसी सोसाइटीज में स्टेट के पास में रहती है, पावर सिविल सर्विसेज के पास में रहती है, पॉलिटिशियंस के पास में रहती है। यूएसए वाज अंडर ब्रिटिश रूल, लेकिन यूएसए ने क्या किया था, यूएसए ने जब उनका इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है, अपने आप को जब उन्होंने अलग किया अपना फ्रीडम स्ट्रगल के बाद में, तो आइसोलेशन में चला गया यूएसए। यूएसए ने फिर किसी कंट्री के साथ में डील नहीं किया शिफा। आज के टाइम पे क्या है, जब हमको इंडिपेंडेंस मिला हम सभी के साथ में डील कर रहे थे पॉलिटिक्स में। नेहरू ने कश्मीर इशू को लेकर के गए यूनाइटेड नेशन में, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हुई। पाकिस्तान का इशू पूरा पॉलिटिक्स में लग गए, ठीक है। इंदिरा गांधी के चॉइसेस देखोगे तो साउथ एशिया में पॉलिटिक्स में लग गई वो भी। आप इकोनॉमी पे तो ध्यान देते ज्यादा, इकोनॉमी में ध्यान देते तब आते पॉलिटिक्स पे, क्योंकि एक बार इकोनॉमी होती है आपके पास सरप्लस होती है तो आप फिर भी कर सकते हैं पॉलिटिक्स पे फोकस। समझे? सो दिस इज द होल थिंग। ऐसे करना चाहिए था आपको, पहले डेवलपमेंट पे फोकस करो, बाद में सोचो कि लोगों को क्या देना है, राइट्स क्या देने हैं और क्या चीज करनी है। तो चाइना, इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, उनमें से एक आते हैं ली क्वान यू। ली क्वान यू सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं। इनका कहना था कि किसी को अगर डेवलपमेंट करनी है अपनी कंट्री में तो उसको इंडिया का मॉडल फॉलो नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी और इन सब चीज़ों की वजह से डिसीजन बहुत लेट हो जाते हैं, स्लो डिसीजन होते हैं। चाइना का मॉडल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि चाइना ने क्या किया, चाइना ने सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम किया है ज़्यादा, जिसकी वजह से एक प्रेशर कुकर सिंड्रोम हो रहा है। लेकिन नो डाउट कि चाइना के पास आज सरप्लस है, चाइना के पास पैसा ज़्यादा है, चाइना आज चैलेंज कर सकती है यूएसए को। तो यानी पॉलिटिकली डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देना था। इसीलिए हम देखेंगे कि चाइना, कहीं पे भी कोई इशू हो रहा है ना, चाइना पॉलिटिकली कभी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है उन इश्यूज में। अफ्रीका हो, चाहे मिडल ईस्ट हो या सेंट्रल एशिया हो, चाइना इकोनॉमिक वाइज देख रहा है सभी कंट्रीज को, क्योंकि चाहता है कि इकोनॉमिक बूस्ट और आए और उसको फायदा मिले। और इंडिया क्या करता है, इंडिया पॉलिटिक्स वाइज की आज़ादी मिलनी चाहिए, हम सपोर्ट करते हैं अफ्रीका की कंट्रीज को कि इनका ये जो डीकॉलोनाइजेशन होना चाहिए और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इंडिया 1947 से ही पॉलिटिकली एक्टिव है, इंडिपेंडेंस के बाद में ही पॉलिटिक्स वाइज बहुत एक्टिव है। इकोनॉमिक्स इसीलिए काम नहीं कर रही है, इसीलिए हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा कहना है हुमजाल का। ठीक है, जैसे कि वो पाकिस्तान के बारे में भी बात करते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इतना डेवलप है, पाकिस्तान की मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी के आपस में ओलिगार्की है, साथ में मिलकर के काम करते हैं। इंडिया में देखोगे तो इंस्पेक्टर राज है, सिविल सर्विसेज वाले जो ऑफिसर्स होते हैं पॉलिटिशियंस के साथ में मिलकर के काम करते हैं। इसीलिए इंडिया में और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में चेंजेस लाने बहुत मुश्किल है। हालांकि ग्लोबलाइजेशन के चलते धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी आ रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म आ रहा है अब, लेकिन ये ओवर डेवलप्ड स्टेट की तरह की वजह से ही हुआ है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता था, धीरे धीरे करके चेंज हुआ है। प्राइमरी से सेकेंडरी पहुंचे, सेकेंडरी से टर्शरी पहुंचे, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते गए। इंडिया में तो सीधा जंप मारा है, पहले ही पॉलिटिक्स आ गई। तो पॉलिटिक्स आएगी, पॉलिटिशियन रेडी नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, आधे से ज्यादा पैसा तो खा ही लेंगे। आप ये सोचिए, जितने भी करोड़ रुपया आपके एरिया में इन्वेस्ट किया जाता है, रोड्स बनाई जाती है, हर 5 साल में रोड बनाएंगे, वो पैसा इतना दिया जाता है कि इतने ड्यूरेबल रहे रोड्स, लेकिन वो पैसा जो भी छोटे लेवल पे लोग होते हैं वो खा जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने खा लिया या जो भी इंजीनियर था उसने खा लिया, और रोड 1-1.5 साल में, 2 साल में फिर से टूट जाती है, फिर से खड्डे हो जाते हैं। रीजन ये है उसका। तो यानी वेस्टर्न कंट्रीज में जो स्टेट हैं वो सभी, आप देखोगे उनको कंपेयर करोगे यूएसए को, कनाडा को, इक्वली डेवलप्ड है। जितना डेवलप्ड कनाडा है उतना ही डेवलप्ड यूएसए भी है, उतना ही डेवलप्ड जापान है, इतना ही डेवलप्ड साउथ कोरिया है। इंडिया में ऐसा नहीं है। समझ में आया? दिस इज द कॉन्सेप्ट।
तो आज के टाइम पे यानी जो मॉडर्न स्टेट आया है वो नेचुरली नहीं आया है। हमारे जो कंट्री में स्टेट का कॉन्सेप्ट आया वो नेचुरल नहीं था, वो हमने इम्पोर्ट किया है। ये जो आइडियाज हमने डेमोक्रेसी के आइडियाज, रूल ऑफ लॉ, ये हमने ब्रिटिश मास्टर्स से लिया है, इम्पोर्ट किया हुआ आइडिया है। इसीलिए हमारी जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसमें मिसमैच है। हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो इतना ज्यादा उसका पलड़ा भारी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बिल्कुल हल्की है। मतलब वो तो दिखाई नहीं दे रही कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ हो भी रही है कि नहीं। तो ये पूरा इसका हिसाब है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ओवर डेवलप्ड स्टेट। इंडिया एंड चाइना के बारे में इनफैक्ट ये बोला जाता है कि दोनों सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। तो ब्रिटिश ने इनकी बाउंड्रीज को डिफाइन किया था, इसीलिए इनके अंदर सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉलो किए गए थे, सेंट्रलाइज्ड है। तो यहाँ पर आप बोनापार्टिज्म यूज कर सकते हैं। बोनापार्टिज्म है इंडिया में, चाइना में यहाँ पर क्या होता है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है स्पेशली इंडिया में बोनापार्टिज्म है, क्योंकि इंडिया में स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव है, जो पावर है सारी सिविल सर्विसेज और इन लोगों के पास में है, ऑफिसर्स के पास में है, ब्यूरोक्रेसी के पास में पावर है। तो होता वही है जो ये लोग चाहते हैं। और कॉलोनियल लेगेसी यही तो है। पहले ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट में, ताकि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, तो इन्होंने एक पावरफुल ब्यूरोक्रेसी बनाई थी इंडिया में कि सारे डिसीजंस वो लेगा जो ऑफिसर बैठा होगा, उससे ऊपर कोई नहीं है। वही सेम चीज आज भी एग्जिस्ट कर रही है। बहुत सारी पावर्स थी, डिस्क्रिशनरी पावर्स थी, जो ऑफिसर्स को दी गई थी प्रोटेक्शन के साथ साथ। वही चीज आज इंडिया में फॉलो हो रही है, तो लेगेसी की वजह से है ये। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद में भी जो लीडर्स थे, जिन लोगों ने इस पूरे सिस्टम को कंटिन्यू किया है, वो भी लेगेसी ही फॉलो कर रहे हैं पुरानी। जो पार्टी थी, पार्टी के जो लीडर्स थे, उन सभी ने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन वही सभी लोग पावर में आए और लोगों के नजरों में तो उनकी बहुत इज्जत थी। क्यों थी? क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो आज़ादी दिलाई है, इसीलिए लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, कभी अपने लीडर्स को क्वेश्चन नहीं करते हैं कि ये हमारे लिए गलत नहीं करेंगे। रादर ये उन लोगों को क्वेश्चन करते हैं जो लीडर्स जो लीडर्स को अकाउंटेबिलिटी के लिए पूछते हैं कि मतलब क्या किया आपने, और ये सब चीजें। ऐसा मतलब पूरा है। हमारे यहाँ पे अभी भी जो नेता लोग होते हैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे वो पावर में हो या ना हो, कभी रहे भी होंगे तो भी उनकी इतनी रिस्पेक्ट होगी। सो दिस इज द थिंग। तो हमारे यहाँ पे स्टेट लेड डेवलपमेंटल मॉडल है, जिसके चलते अभी भी जो सारी वेल्थ है वो बुर्जुआजी क्लास के पास में है, एग्जीक्यूटिव पॉलिटिशियंस के पास में है, सिविल सर्वेंट्स के पास में है, आम लोगों के पास में नहीं है वो पैसा। तो हमजा अलवी पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं कि पाकिस्तान में 3 क्लासेस हैं जिनके पास में पावर है। 3 क्लासेस कौन कौन सी है पाकिस्तान में हमजा अलवी के अकॉर्डिंग? पहली क्लास है इंडिजीनियस फ्यूडल क्लास, जो यहाँ पर जिनके पास जमीनें हैं ना, जो पाकिस्तान की इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस मतलब लोकल जो है वहाँ की। दूसरा यहाँ की लोकल जो इंडिजीनियस बुर्जुआजी क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जैसे बुर्जुआजी दूसरे भी होते हैं जो डोमिनेंट हैं, जैसे आर्मी सारा कंट्रोल करती है। आपको पता है पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके हाथ में काफ़ी कंसिडरेबल बहुत सारे ऐसे जो इकोनॉमिक्स के जो भी, जैसे स्कूल सारे पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। ठीक है, स्कूल, कॉलेजेस और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हो गए, ये सभी चीज़ें ये आर्मी ही संभालती है। तो आर्मी वहाँ पर डोमिनेंट है। और दूसरा, जो शहरों में बुर्जुआजी क्लास वाले होते हैं, वो लोग कोर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, लेकिन अल्टीमेटली ये लोग भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। इन्हीं की आज के टाइम पे बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। सो दिस इज अबाउट फ्यूडल क्लास एंड ओवर डेवलप्ड स्टेट जो पाकिस्तान में है। तो यानी पाकिस्तान जैसा जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है उसमें ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आया? अब आगे आता है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। अब प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट या ऑफ पावर बोल लो, ये सेम ही है, एज इट इज है सेम। तो इसको हम पावर में कवर करेंगे।
ऐसे ही फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, फेमिनिज्म हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, फेमिनिज्म रहता है हमारा, तो इसको जब मैं फेमिनिज्म पढ़ हम कवर करेंगे, एक क्लास आएगी हमारी फेमिनिज्म की, फासिज्म एंड फेमिनिज्म की, उसमें मैं ये पार्ट कवर करूंगी। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट है, फेमिनिज्म के बाद 5 मिनट लगेंगे इसको कवर करने में। ये वहां से ये जो आइडियाज आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये सभी आइडियाज एज इट इज हमने फेमिनिज्म से उठाए हैं। तो ये आइडियोलॉजी एक बार कवर कर लेंगे हम, तब मैं कवर करूँगी। तो इसी के साथ हमारा जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पावर डिस्कस करेंगे, पावर के बाद हम डेमोक्रेसी, और जैसे ही हमारा फेमिनिज्म का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे फेमिनिज्म कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी थ्योरीज ऑफ द स्टेट की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी शाम तक, आई पोस्ट इट ऑन योर ग्रुप डिस्कशन फोरम में। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। बाकी 4 बजे अभी क्लास है, तो इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास अगर आपको अटेंड करनी है, इंटरनेशनल रिलेशन सॉरी करंट अफेयर्स की, वो आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, बहुत सारे कोर्सेज का आंसर राइटिंग कल से ही होगी, आई टेल देम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।